हेलो, एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। हमने आपको पर्सनालिटी की कई थ्योरीज के बारे में बताया और जो मुख्य थ्योरी है आलपोर्ट की थ्योरी की बात हमने एकदम लास्ट में आज इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि आलपोर्ट जो हैं इनका नाम आपने जब भी पर्सनालिटी में कुछ भी पढ़ना शुरू किया, आप डेफिनेशन से लेके हर जगह आलपोर्ट का नाम आपके सामने आता रहा और इनके बारे में कुछ न कुछ आप जानते गए। आज हम आपको आलपोर्ट की पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में बता रहे हैं। गार्डन आलपोर्ट का जो जन्म हुआ था वह 1897 में इंडियाना में हुआ था। आलपोर्ट ने 1922 में पीएचडी की डिग्री धारण की और पीएचडी की जो इनकी प्रॉब्लम थी, माने प्रॉब्लम का मतलब पीएचडी का जो इनका वर्क था, हमने आपको रिसर्च के पेपर में बताया है ना कि रिसर्च का कार्य कोई प्रॉब्लम को लेकर किया जाता है। तो आलपोर्ट की जो रिसर्च वर्क था वह शील गुणों के से संबंधित था। आलपोर्ट का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वह ह्यूमनिस्टिक और पर्सनालिटी माने मानवतावादी और व्यक्तिवादी दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों से प्रभावित है। आलपोर्ट का सिद्धांत मौलिक भी है, नवीन भी है। मौलिक जानते हैं ना कि जो मूल रूप से ओरिजिनल रूप से अपना दिया हुआ होता है, किसी और का नहीं होता है। उनके व्यक्तित्व सिद्धांत में परंपरागत विचारधाराओं और उस समय के अनुसंधानों की एक विशेष जो होता है कि मिक्सिंग समन्वय दिखाई पड़ता है। और जो शील गुण के संबंध में आलपोर्ट का दृष्टिकोण है वह जो आगे मनोवैज्ञानिक आए, जो अनुसंधान करता आए, उनके लिए रिसर्च का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बना। तो जो आलपोर्ट का वर्क रहा उसने रिसर्च के लिए रास्ता देने का काम किया, लोगों को इस अनुसंधान की ओर प्रेरित किया। आलपोर्ट का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है उसका उसे हम व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं। यह नाम ही स्पष्ट कर रहा है कि इस सिद्धांत में शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। आलपोर्ट को सार तत्व मनोवैज्ञानिक कहा गया है, इक्लेक्टिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अनेक ऐसे प्रत्यय हैं जो कि व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए विभिन्न विषयों से लिए हैं, जैसे दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र। सार तत्व मनोवैज्ञानिक वह होते हैं जो कि विभिन्न तरह माध्यमों से जो मुख्य अंश है उसको लेकर अपने वर्क को करते हैं। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र से लेकर भी मतलब कुछ प्रत्यय लिए हैं। आलपोर्ट जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल, विलियम जेम्स और से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान था वो वर्दाइमर, कोलर और कोफका की देन था। विलियम मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति थी। विलियम जेम्स का संवेगात्मकता पे संवेगों पर विचार था। तो आलपोर्ट इन सब से बहुत अधिक प्रभावित हुए। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व की संरचना के बारे में कहा है कि आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्वशील गुण, अभिप्राय, प्रोप्रियम आदि प्रत्ययों के आधार पर इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी बताई है। सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं व्यक्तित्व की परिभाषा की। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को सन 1937 में साइकोलॉजी में जो 49 परिभाषाएं थीं
उनके आधार पर डिफाइन करने का कार्य किया। उनके आधार पर 49 डेफिनेशंस, ध्यान रखिएगा। आलपोर्ट ने 49 परिभाषाओं में जो उत्तम विशेषताएं थीं, ऐसी 49 डेफिनेशन को चुना और उन्होंने यह परिभाषा दी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक तंत्र का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment। यह परिभाषा हमने आपको कई बार बताई हुई है और कई बार इसका हमने आपको विश्लेषण भी करके बताया है, लेकिन आज चूंकि आलपोर्ट की ही थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं तो एक बार जरूरी हो जाता है कि जो आलपोर्ट ने परिभाषा दी उसको मैं फिर से आपको बताऊं। तो आलपोर्ट ने 1937 में जो परिभाषा दी और इसको इन्होंने 1967 में फिर से संशोधन किया और इसमें ये कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहारों और उसके विचारों को निर्धारित करता है। तो आलपोर्ट की जो परिभाषा है उसके आधार पर कुछ प्रमुख जो बिंदु हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है मनोदैहिक तंत्र। जैसा कि एकदम नाम से स्पष्ट है, साइकोफिजिकल सिस्टम, मानसिक और शारीरिक। मनोदैहिक का अर्थ हुआ मानसिक और शारीरिक दोनों ही पक्ष। आलपोर्ट का कहना है कि इन दोनों पक्षों में ऐसे तत्व हैं जो आपस में अंतरक्रिया करते हैं और इस सिस्टम के प्रमुख तत्वों में शील गुण, संवेग, चरित्र, अभिप्रेरणाएं आदि हैं। यह सभी तत्व ऐसे मानसिक गुण हैं और इन मानसिक तत्वों या गुणों का शारीरिक आधार होता है। यानी जो भी हमारे मानसिक तत्व या शारीरिक गुण हैं उसमें कहीं न कहीं जो ग्रंथियों की प्रक्रियाएं हैं, तंत्रिका तंत्रीय प्रक्रियाएं हैं, इन सब के आधार पर हमारे मानसिक गुण हर क्षण प्रभावित होते रहते हैं और इन्हीं के आधार पर जो है हमारा मनोदैहिक तंत्र जो है वह विकसित होता है। यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व न तो हम खाली शारीरिक कह सकते हैं और न ही मानसिक कह सकते हैं। यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गुणों का मिश्रण या दोनों पक्षों का मिला जुला रूप होता है। फिर दूसरी चीज इनकी डेफिनेशन में है गत्यात्मक संगठन, डायनेमिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, व्यक्तित्व जो है वह स्थिर नहीं है। यह ऐसा मनोशारीरिक तंत्र है जो स्थिर तो नहीं होता लेकिन गतिशील होते हुए भी ऑर्गेनाइज्ड होता है, संगठित होता है। यानी व्यक्तित्व की गतियाँ परिवर्तित होती हैं। व्यक्तित्व में ये परिवर्तन जो होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक अनेक प्रकार का हो सकता है और व्यक्तित्व का यह गत्यात्मक संगठन सुसंगठित होता है और कई बार जब इसमें विघटन होता है तभी व्यक्ति में असामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं। तो एक तरह से आलपोर्ट की डेफिनेशन के आधार पर हम असामान्य व्यवहार की भी व्याख्या कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यक्तित्व की जो परिभाषा है उसमें एक वर्ड है निर्धारण। निर्धारण का अर्थ है कि व्यक्तित्व जो कुछ भी है और जो कुछ करता है यह निर्धारण है।
इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तित्व के सभी पहलू और उसके व्यवहार, विचार न केवल व्यक्ति को कार्य के लिए आगे बढ़ाते हैं, यानी क्रियाशील ही नहीं करते हैं, बल्कि इस क्रियाशीलता को निर्देशित भी करते हैं। व्यक्ति जो है उसका जो विशिष्ट व्यवहार और विचार, यह आलपोर्ट की डेफिनेशन का चौथा पॉइंट है। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह यूनिक होता है, अभूतपूर्व होता है। हर व्यक्ति का व्यवहार जो है दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। इस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार, चिंतन अभूतपूर्व और अनूठा, यूनिक होता है और यह व्यवहार और विचार अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग होता है। तो जो व्यक्ति के विशेष व्यवहार, विचार जो कुछ भी होते हैं वह उसके व्यक्तित्व की छाप होते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वह पूर्णतया निर्मित होता है, यानी उसका मनोदैहिक तंत्र, गत्यात्मक संगठन, निर्धारण, विशिष्ट व्यवहार और विचार, यह सब मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आलपोर्ट ने यह भी कहा है, व्यक्तित्व जो है चरित्र, चित्त, प्रकृति इनसे अलग है। व्यक्तित्व चरित्र जो है वह चित्त प्रकृति से अलग है। अब हम आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बता रहे हैं। व्यक्तित्वशील गुण, अनेक सिद्धांतों में आपने कैटल में भी पढ़ा, शील गुण को आइसेंक में भी पढ़ा। अब हम आपको आलपोर्ट की थ्योरी में शील गुण के बारे में बता रहे हैं। व्यक्तित्व जो की, जैसे आलपोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्तित्व की संरचना की इकाई है, जैसे कि फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना की इकाई को मूल प्रवृत्तियों से बताया है, उसी प्रकार आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की संरचना की इकाई शील गुण को माना है। और आलपोर्ट की जो रिसर्च वर्क है वह इसी विषय से संबंधित था। अमेरिका में इससे पहले जो कोई भी मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्वशील गुण का अध्ययन इस स्तर पर नहीं किया था जिस स्तर पर आलपोर्ट ने किया था। शुल्ज 1990 ने अपनी पुस्तक में थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी थी, शुल्ज की पुस्तक, उसमें उन्होंने लिखा था कि आलपोर्ट द्वारा वर्णित जो शील गुण थे उसके बारे में, कि आलपोर्ट ने शील गुण को परिभाषित करते हुए कहा है कि आलपोर्ट ने जो शील गुण को डिफाइन किया है वो कहा है कि यह उद्दीपक के विभिन्न प्रकारों के प्रति समान ढंग से अनुक्रिया करने की एक पूर्व वृत्ति है। और यह जो पूर्व वृत्ति है अपने वातावरण, उद्दीपक, पहलुओं की ओर संगत, सहनीय ढंग से अनुक्रिया करने के तरीकों को शील गुण कहते हैं। यानी व्यक्ति जो है अपने वातावरण के प्रति जो संगत और सही ढंग से जो अनुक्रिया करता है और उसके अनुक्रिया करने का जो तरीका होता है वह उससे शील गुण के ही आधार पर होता है। आलपोर्ट ने जो है अनुक्रिया को निर्धारित करने वाली प्रवृत्तियों को ही शील गुण बताया है। तो एक तरह से आलपोर्ट ने ये कहा कि व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति जो कुछ भी अनुक्रिया करता है वह अनुक्रिया उसकी अपनी होती है, उसका अपना तरीका होता है और यह उसके शील गुण पर डिपेंड करता है। यह उद्दीपकों और अनुक्रियाओं को समाकलित करती है। यानी शील गुण जो है उद्दीपकों और अनुक्रियाओं को समाकलित करती है। विभिन्न उद्दीपकों के प्रति अनुक्रियाओं को स्वीकृत करके व्यवहार में स्थिरता लाना शील गुणों का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी जो शील गुण है वह अनुक्रियाओं को स्वीकार करते हैं, वह अपने तरीके में स्थिरता आती है
तो एक प्रकार से शील गुण द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वह व्यक्ति के स्थिर प्रकार के व्यवहार की को बताती हैं या प्रकट करती हैं। शील गुणों को आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में मुख्य रूप से महत्व दिया है। इन्होंने शील गुणों को अभिप्रेरणात्मक प्रत्यय के रूप में माना है, जैसे मरे ने आवश्यकता को, फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति को और मैक्डुगल ने मनोभावों को महत्व दिया है। उसी प्रकार आलपोर्ट ने भी शील गुणों को विशेष महत्व दिया है। आलपोर्ट ने शील गुण की कुछ महत्वपूर्ण या विशेष विशेषताएं बताई हैं। आलपोर्ट ने कहा है, शील गुण व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, यह वास्तविक होते हैं। यानी इसे इन्होंने केवल सैद्धांतिक प्रत्यय नहीं माना है, बल्कि यह व्यक्ति में पाए जाने वाले वास्तविक प्रत्यय के रूप में इन्होंने इसे बताया है। शील गुण जो हैं व्यक्ति के व्यवहार का निर्देशन भी करते हैं और इसी शील गुण के कारण व्यक्ति जो है एक विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। शील गुणों को आलपोर्ट ने एक प्रकार का अभिप्रेरणात्मक प्रत्यय बताया है। आलपोर्ट ने यह भी कहा है कि हम शील गुणों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा व्यक्तित्व की जांच कर सकते हैं। इन्हें अनुभव के रूप में देखा जा सकता है। यानी व्यक्ति के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, जो व्यक्ति जो अनुभव करता है, वह उसके शील गुणों के आधार पर ही होती हैं। आलपोर्ट ने यह भी कहा है कि जो शील गुण होते हैं वह कहीं न कहीं एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, आच्छादित करते हैं, अलग नहीं किए जा सकते हैं। यानी शील गुण जो होते हैं वह एक दूसरे से संबंधित प्रकार के होते हैं। आलपोर्ट का यह भी मानना है कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में यह जो शील गुण हैं वह उसके अनुसार परिवर्तित भी हो सकते हैं। यानी यह बदलते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि एक परिस्थिति में जिस प्रकार के शील गुण प्रकट हो उसी प्रकार के शील गुण हमारी दूसरी परिस्थिति में भी प्रकट हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यानी परिस्थितियों के अनुसार शील गुणों में परिवर्तन पाया जा सकता है। आलपोर्ट ने जो शील गुणों की व्याख्या की है उसमें इन्होंने शील गुण जो है मुख्यतया दो प्रकार के बताए हैं, सामान्य शील गुण और वैयक्तिक शील गुण। सामान्य शील गुण या डायमेंशनल ट्रेट्स, विमीय शील गुण या नियमान्वेषी शील गुण। वैयक्तिक शील गुण को इन्होंने ये कहा है कि वैयक्तिक शील गुण या वैयक्तिक पूर्ववृत्ति या आकृतिक शील गुण। फिर जो है इसको आकृतिक शील गुण को भी इन्होंने कार्डिनल पूर्ववृत्ति या शील गुण के रूप में, केंद्रीय शील गुण और गौड़ प्रवृत्ति या शील गुण के रूप में इन्होंने यह डिफाइन किया है। अब हम सबसे पहले आपको कॉमन ट्रेट्स, सामान्य शील गुण के बारे में बता रहे हैं। यह वह शील गुण है जो एक संस्कृति, माने आपने अब तक पढ़ा है कि सोशियो कल्चरल फैक्टर जो हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो हैं, तो यह अपने समाज या संस्कृति के संबंधित कारक जो होते हैं वो सबको प्रभावित करते हैं। तो यह जो सामान्य शील गुण के बारे में आलपोर्ट ने ये कहा है कि यह ऐसे शील गुण हैं जो एक संस्कृति से संबंधित अनेक व्यक्तियों में पाए जाते हैं और एक प्रकार से यह ऐसे शील गुण होते हैं जो अमूर्त होते हैं। अमूर्त यानी जो मूर्त नहीं है, यानी जो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इनसे जो है
समाज के मूल्यों जो सोशल वैल्यू है और सामाजिक रीति रिवाज की झलक मिलती है। यह शील गुण जो होते हैं, यह सामाजिक जो इस प्रकार के शील गुण जो हैं, सामाजिक दबाव, सामाजिक वातावरण, इन सब के कारण जब व्यक्ति एक विशेष प्रकार का व्यवहार या क्रिया करता है, आपको पता है कि जो सोशल फैक्टर होते हैं, सामाजिक कारक होते हैं, व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाओं के लिए प्रेशराइज्ड भी करते हैं। समूह दबाव पड़ता है, सामाजिक दबाव पड़ता है। तो इस दबाव के कारण जो समाज या संस्कृति के व्यक्ति होते हैं, उनमें यह शील गुण विकसित होता है। और इस प्रकार के शील गुणों को आलपोर्ट ने सामान्य शील गुण कहा है। आलपोर्ट ये कहते हैं कि जो सामान्य शील गुण है, वह व्यक्तित्व की सतही अभिव्यक्ति होती है, मतलब सरफेस से, इसको इन्होंने कहा है। ये जो सामान्य शील गुण है, ये सरफेस मैनिफेस्टेशन होते हैं, यानी सतही अभिव्यक्ति होती हैं। और इन जो सामान्य शील गुण से जो व्यक्ति की वैयक्तिकता, यानी उसका जो पर्सनल जो व्यक्तित्व है, उसके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, क्योंकि यह तो सोशल एक तरह से उसकी पर्सनैलिटी होती है, जो कि सामाजिक दबावों के परिणाम स्वरूप होती है, सोशल फैक्टर के परिणाम स्वरूप होती है, और उस समाज या संस्कृति के अधिकांश लोगों में पाई जाती है। तो इसलिए इससे इंडिविजुअलिटी के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक अभिवृत्ति यानी सोशल कन्फॉर्मिटी, सोशल एटीट्यूड, जिसको कि आपने पढ़ा है, राजनैतिक अभिवृत्ति, यह सब जो हैं इसी से रिलेटेड हैं। इन अभिवृत्तियों के जो डायमेंशन है, विमीय है, शील गुण या नियमान्वेषी शील गुण भी इस प्रकार को हम कह सकते हैं। फिर इन्होंने जो बताया है इंडिविजुअल ट्रेट्स, वैयक्तिक शील गुण। जो वैयक्तिक शील गुण है, यह ऐसा शील गुण है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं, और यह जो है व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। इसी के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग भी होता है। यह व्यक्ति की समायोजन संबंधी क्रियाओं, व्यवहार आदि को प्रेरित करते हैं और निर्देशित भी करते हैं। जो शील गुण है, वह सामान्य शील गुण की अपेक्षा इस प्रकार के जो शील गुण हैं, वह अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और व्यक्तित्व की संरचना में इस प्रकार के जो वैयक्तिक शील गुण हैं, इनकी प्रमुख भूमिका होती है। जो ये शील गुण हैं, इनको वैयक्तिक पूर्ववृत्ति या आकृतिक शील गुण भी कहा जाता है, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। आलपोर्ट ने अपने बाद के अध्ययनों के आधार पर सामान्य शील गुण जो होते हैं, उनको केवल शील गुण शब्द के रूप में बताया, और जबकि इस प्रकार के वैयक्तिक शील गुण के लिए इन्होंने वैयक्तिक पूर्ववृत्ति शब्द का प्रयोग किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आलपोर्ट ने जो दो प्रकार के शील गुण बताए, वह सामान्य शील गुण और वैयक्तिक पूर्ववृत्ति, दो प्रकार के शील गुणों का वर्णन किया है। आलपोर्ट ने इसमें जो वैयक्तिक शील गुण है, इसमें कार्डिनल पूर्ववृत्तियाँ ऐसी पूर्ववृत्तियाँ या शील गुण हैं जो व्यक्ति में बहुत अधिक व्यापक होती हैं, और व्यक्ति का जो विशेष व्यवहार है, वह इन्हीं कार्डिनल पूर्ववृत्तियों से ही प्रभावित होता है। और व्यक्ति जो है, जो विशिष्ट व्यवहार कार्डिनल पूर्ववृत्तियों के कारण ही करता है।
जैसे कि आप विशेष लोगों के उदाहरण देखते हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं, इन लोगों में कुछ विशेष ऐसी वृत्तियां होती हैं जो कि वह उनकी अलग होती हैं। जैसे गांधी जी में अहिंसा और शांति की, तो इसे भी आलपोर्ट के शब्दों में ये अहिंसा और जो शांति थी, यह गांधी जी की अपनी कार्डिनल पूर्व वृत्ति थी। इसी प्रकार अन्य लोगों में भी अलग प्रकार की। तो जब गांधी जी में ये जो पूर्व वृत्ति थी, यह शांति से संबंधित थी, अहिंसा से संबंधित थी। लेकिन अनेक युद्धों को हमने पढ़ा है, अनेक महान योद्धाओं को पढ़ा है, तो उनमें कई बार आक्रामकता, हिंसा से संबंधित पूर्व वृत्तियां हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इन्हीं कार्डिनल पूर्व वृत्तियां, ये इस प्रकार की पूर्व वृत्तियां होती हैं जिसके कारण व्यक्ति विशेष रूप में जाना जा सकता है, व्यक्ति लोकप्रिय भी हो सकता है और व्यक्ति जो है विश्वविख्यात भी हो सकता है। और यह सब व्यक्तियों में नहीं पाई जाती है। यानी जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं या पूर्ववृत्तियां हैं वो सब में पाई जाएं और हर व्यक्ति ही महान हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद केंद्रीय पूर्ववृत्तियां। केंद्रीय पूर्ववृत्तियां ऐसी वृत्तियां या शील गुण हैं जो व्यक्ति में बहुत अधिक व्यापक नहीं होती हैं, लेकिन यह व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इस प्रकार की जो सेंट्रल ट्रेट्स हैं, केंद्रीय पूर्ववृत्तियां या शील गुण जो हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में विशिष्ट प्रकार की जानकारी प्रदान करने वाली होती हैं। और यह जो शील गुण होते हैं हर व्यक्ति में पाए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की 5 से 10 तक केंद्रीय पूर्ववृत्तियां या शील गुण पाए जाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में इन प्रकार के शील गुणों की अभिव्यक्ति हो सकती है। कोई आक्रामक हो सकता है, कोई सचेत हो सकता है, कोई भावुक हो सकता है, कोई सोशल हो सकता है, कोई आउटगोइंग प्रकार का हो सकता है। यानी यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं से संबंधित कुछ विशेष पूर्ववृत्तियां होती हैं। अब हम बता रहे हैं आपको गौड़ पूर्ववृत्तियां या शील गुण। यह जो है ऐसी पूर्ववृत्तियां या शील गुण हैं जो वास्तव में कम स्पष्ट, कम संगठित और कम संगत प्रकार की होती हैं। आलपोर्ट ने ये कहा है कि इस प्रकार के जो शील गुण हैं व्यक्तित्व की संरचना के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितने कि केंद्रीय पूर्ववृत्तियां या शील गुण होते हैं। इसीलिए आलपोर्ट ने इन्हें गौड़ पूर्ववृत्तियां या शील गुण कहा है। सेकेंडरी ट्रेट्स के नाम से इनको कहा है क्योंकि ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने की केंद्रीय पूर्ववृत्तियां हैं। इन गौड़ शील गुणों के अध्ययन के आधार पर यहाँ पर यह भी आलपोर्ट ने कहा है कि जो इस प्रकार के गौड़ पूर्ववृत्तियां या शील गुण हैं, इसके आधार पर व्यक्तित्व की संरचना के संबंध में किसी विशेष प्रकार का कोई ठोस ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार के जो शील गुण होते हैं वह जैसे कि खाना खाने के अपने तरीके हैं। कुछ लोग विशिष्ट प्रकार से भोजन करते हैं, विशिष्ट प्रकार की दूसरों के प्रति अभिवृत्ति रखते हैं। हमने अपने बालों का स्टाइल कैसे चेंज किया, इसके आधार पर व्यक्तित्व के बारे में कुछ विशेष नहीं डिफाइन किया जा सकता है। अब हम आलपोर्ट के अगले प्रत्यय के बारे में आपको बता रहे हैं, अभिप्राय। अभिप्राय आलपोर्ट का कहना है कि व्यक्तित्व या व्यवहार की व्याख्या का जो मुख्य प्रश्न यह होता है कि व्यक्ति का अभिप्राय क्या है। एक व्यक्ति में उसकी जो आशंकाएं होती हैं,
इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, वह सब सम्मिलित होती हैं। और किसी व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि वह व्यक्ति जो है वह वास्तव में क्या करना चाहता है। व्यक्ति जो करना चाहता है या व्यक्ति जो करेगा वह व्यक्ति के अभिप्राय से ज्ञात होता है कि एक व्यक्ति भविष्य में क्या करना चाहता है। यही आलपोर्ट के अनुसार अभिप्राय है। अब आलपोर्ट ने जो प्रोप्रियम करके एक प्रत्यय दिया है, यानी गुण धर्म या आत्म तत्व। आपके जब क्वेश्चन होता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर गुण धर्म या आत्म तत्व के रूप में ये प्रश्न पूछता है। और आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इसका जो वर्णन है वह आलपोर्ट ने किया है। आलपोर्ट का विचार है कि व्यक्ति के शील गुण में एक संगति, एक एकता, एक संगठन होता है। और जो शील गुण है उसमें संगति, एकता, ये सब जो संगठन, समन्वय ये दिखाई देता है, ये प्रोप्रियम या आत्म तत्व के द्वारा स्थापित होता है। यानी आत्म तत्व जो है शील गुण में संगठित संगठन, संगति और समन्वय लाने वाला एक फैक्टर है। प्रोप्रियम को आलपोर्ट ने आत्म या अहम के समान ही माना है। आलपोर्ट ने आत्म और अहम शब्द का उपयोग न करके गुण धर्म या आत्म तत्व शब्द का प्रयोग किया है। आलपोर्ट ने यह कहा है कि प्रोप्रियम जो है व्यक्तित्व के उन पहलुओं से संबंधित होता है जो कि व्यक्तित्व में आंतरिक एकता, संगति और समन्वय स्थापित करते हैं। आलपोर्ट ने यह कहा है कि आत्म या अहम के जो कार्य हैं वही कार्य व्यक्तित्व में प्रोप्रियम के हैं। आत्मगौरव, आत्मविस्तार, तार्किक चिंतन, आत्म प्रतिमा, आत्म तादात्म्य, जो शरीर बोध, गुण धर्म, संज्ञात्मक शैली, ज्ञान प्रक्रिया, ये सब सारी चीज़ों को आलपोर्ट ने ये गुण धर्म, आत्म तत्व या प्रोप्रियम से ही संबंधित बताया है। आलपोर्ट ने जो कहा है कि जो 7 अवस्थाएं हैं उनसे प्रोप्रियम के स्वरूप और विकास को बताया जा सकता है। और यह जो 7 अवस्थाएं जो आलपोर्ट ने बताई हैं, इन्होंने ये बताया है कि यह शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्थाएं हैं। आलपोर्ट ने यह बताया कि इन अवस्थाओं में शारीरिक आत्म पहचान, आत्मसम्मान आदि का विकास होता है। और बाद की अवस्थाओं से यानी प्रारंभिक अवस्थाओं से ये शारीरिक आत्म पहचान, आत्मसम्मान का विकास होता है। और जो बाद की अवस्थाएं हैं, जो बाद के विस्तार है, उसमें जो है वह आत्म विस्तार, आत्म प्रतिमा आदि का विकास होता है। और जो 6 से लेकर 12 तक की अवस्था है, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है, उसमें जो है युक्ति संगत समायोजन का विकास होता है। और किशोरावस्था जो 13 वर्ष से आगे की अवस्था को इन्होंने माना है, उसमें उपयुक्त प्रयास करना किशोर जो होता है वह सीखता है। तो इन्होंने जो ये कहा है कि शारीरिक आत्म पहचान, आत्म सम्मान, इस तरह का जो विकास होता है वह जो है इनका विकास मात्र 3 वर्ष की आयु तक होता है। और जो चौथी और 5वीं माने जो 4 से 6 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें आत्म विस्तार और आत्म प्रतिमा का विकास होता है। अब हम इन सब को
आलपोर्ट के अनुसार आपको बता रहे हैं। आलपोर्ट ने ये बताया है, बॉडीली सेल्फ, शारीरिक आत्म। शारीरिक आत्म जो है ऐसी अवस्था है जिसमें कि जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, अपने शरीर को वातावरण की अन्य चीज़ों से भिन्न मानने लगता है और उसे अपने अस्तित्व के बोध का ज्ञान होने लगता है। यानी धीरे धीरे जो आत्म प्रत्यय है वह विकसित होना शुरू कर देता है। दूसरी चीज इन्होंने बताई है आत्म पहचान। आत्म पहचान ऐसी अवस्था है जिसमें कि जो बालक होता है वह यह फील करने लगता है, रियलाइज करने लगता है, अनुभव करने लगता है कि उसके अंदर अनेक प्रकार की परिवर्तन हो रहे हैं और अब बालक जो है अपने अस्तित्व को पहचानने लग जाता है। इस प्रकार से इस अवस्था में एक तरह से सेल्फ आइडेंटिफाई, आत्म पहचान की यह अवस्था है। तीसरा इन्होंने बताया है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान ऐसी अवस्था है जिसमें जो बच्चा है अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है, कुछ नया करता है, कुछ अनोखा करता है, किसी चीज की तारीफ होती है, काफी प्रसन्न हो जाता है। चौथा इन्होंने कहा है आत्म विस्तार। आत्म विस्तार में जो बच्चा है अपने चारों ओर के वातावरण के व्यक्तियों और वस्तुओं को पहचानने लगता है। विशेष रूप से वह उन चीज़ों और लोगों को पहचानता है जो उससे संबंधित होते हैं और जो उसके अपने होते हैं, अपने काम के होते हैं, और जो उसके काम को नहीं होते हैं उसको वह अलग करता है, और जो उसके काम की होती है ऐसी वस्तुओं को वह पहचानने लग जाता है। पांचवी चीज जो इन्होंने बताई है वह है आत्म प्रतिमा। आत्म प्रतिमा से मतलब है कि इस अवस्था का जो बच्चा है अपने व्यवहार के संबंध में एक आदर्श और वास्तविक इमेज, सेल्फ इमेज जो बनाता है वह कैसी होती है, वह एक आइडियल होती है और वास्तविक प्रतिमा विकसित करता है। यह बच्चे जो होते हैं यह अपने माता पिता की प्रत्याशाएं, यानी माता पिता जो उनसे आशा करते हैं उसको वह पूरा करना चाहते हैं और उसे संतुष्ट भी करते हैं। छठा जो इन्होंने बताया है अवस्था वह ये है कि युक्ति संगत समायोजन के रूप में आत्म, यानी यह जो अवस्था है इस अवस्था का जो बालक होता है वह अपनी जो दैनिक जीवन की समस्याएं हैं उसके तर्क और विवेक के आधार पर उनका समाधान करना सीखता है। यानी इस अवस्था में आकर बच्चा जो है वह अपने जीवन की समस्याओं का प्रत्यक्षीकरण वास्तविक ढंग से करता है और उनको सॉल्व भी करना चाहता है। और सॉल्व किस आधार पर करना चाहता है, अपने जो रीजनिंग है, विवेक है, इनके आधार पर वह उनका तर्क संगत और विवेक संगत समाधान करना चाहता है। सातवां जो इन्होंने बताया है उपयुक्त प्रयास। यह जो आलपोर्ट ने बताया है कि इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वह जो है दीर्घकालीन योजनाओं और लक्ष्यों को निर्धारित करना सीखते हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको आलपोर्ट की थ्योरी का पहला हिस्सा, पहला भाग बताया है। कल हम आपको आलपोर्ट की थ्योरी की अन्य प्रत्ययों के बारे में, अन्य कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। आज हमने आपको आलपोर्ट की परिभाषा के बारे में बताया कि इन्होंने किस तरह से 49
परिभाषाओं को लेकर इन्होंने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत की व्याख्या की। क्यों इन्हें सार तत्व मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। साथ ही हमने यह भी बताया कि आलपोर्ट ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना रिसर्च वर्क शील गुणों के आधार पर पता किया और आलपोर्ट के सिद्धांत में जो शील गुण का प्रत्यय है वह क्या है। कल हम आपको व्यक्तित्व की गतिकी के बारे में बताएंगे। थैंक यू।